हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 10। इस क्वेश्चन में यही आपको डाटा मेंशन किया है। जी लिमिटेड सेल्स गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट एट अ ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 25%। उनका एनुअल फिगर्स आ रहा है फॉलो ये आपको दिए हैं। होम सेल्स 1 मंथ क्रेडिट 12 लाख हैं। एक्सपोर्ट सेल्स हैं आपकी एक्स सेल प्राइस 10% बिलो होम प्राइस विच इज 5,40,000। इसमें जैसे दो तरह की सेल्स आपको दी हैं, एक तो है हमारी होम सेल्स और एक है आपके पास एक्सपोर्ट्स। एक मीन जो भी सेल प्राइस है आपका तो उसके कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट का सेल प्राइस 10% लेस है। एक मीन से होम सेल्स हैं आपकी नॉर्मल सेल प्राइस एंड दिस इज नॉर्मल सेल प्राइस माइनस 10%। एक मीन 90% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। अब इसमें जो जीपी आपको दिया है, जीपी इज 25%। तो इट मीन्स इसमें जीपी आपका रहेगा 10% सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, तो उसको एडजस्ट करके आपको देखना पड़ेगा। अब दोनों की वैल्यू दी है सेल्स की 12 लाख एंड 5,40,000। फिर आपको एक्सपेंसिव की हैं जैसे मटेरियल कंजम्पशन है, उनका भी पीरियड लिया है, वेजेज आपकी मिसिंग है, डेप्रिशन आपको मेंशन किए है, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव हैं, सेल प्रमोशन एक्सपेंसिव, इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी keeps a 1 month stock of each raw material and finished goods and believes in keeping 125 available quick including the overdraft limit of 75,000 not yet utilized by company। ये हमारे मंथ्स के स्टॉक के पीरियड लिए 1 मंथ फॉर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। इग्नोर WIP एंड डेप्रिसिएशन। तो इसमें मेन पॉइंट लिखा है गेट इग्नोर WIP और डेप्रिसिएशन को आपने इग्नोर करना है। इट मीन्स हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे एट कैश कॉस्ट बेसिस पर। तो जब जैसे मेंशन किया ना इग्नोर डेप्रिसिएशन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट। उसके लिए आप देखिए जो आपका क्रेडिट इसमें जो डेटर्स हैं अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश कॉस्ट ऑफ सेल पर। बट जो पीरियड है डेटर्स का होम सेल का है 1 मंथ और एक्सपोर्ट सेल का है 3 मंथ से। तो इट मीन्स जो कैश कॉस्ट ऑफ सेल है वो हमें डिवाइड करनी पड़ेगी इन बिटवीन होम सेल एंड इन बिटवीन एक्सपोर्ट सेल। तो इट मीन्स उसके लिए आप इसकी रेशो बना लीजिए। बाकी रेशो कैसे बनाएंगे, होम सेल्स है हमारी नॉर्मल सेल प्राइस पर, एक्सपोर्ट सेल है 90% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। तो इट मीन्स पहले देखते हैं दोनों सेल को कन्वर्ट करके हम नॉर्मल सेल प्राइस पर। तो वट इज अवर होम सेल एंड एक्सपोर्ट सेल। तो इनको कैलकुलेट कीजिए आप एट नॉर्मल सेल प्राइस। होम सेल्स को ऑलरेडी नॉर्मल सेल प्राइस पर है, इसकी वैल्यू है 12 लाख। अब जो एक्सपोर्ट सेल है इसकी वैल्यू है 5,40,000। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 100% पर। ये है 90% पर, बटी जाए तो 100%। तो किसी कमिंग 6 लाख। तो इससे आपको ना रेशो पता लग जाएगी, बटी सेल रेशो फॉर होम सेल एंड एक्सपोर्ट सेल 12:6। जिसे 12:6 है, इट मीन्स 2:1। सो इट मीन वी कैन से अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आएगी आपकी कैश बेसिस पर उसको आप 2:1 में डिवाइड कर सकते हैं। तो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें देखो एक को आपकी जो है डेप्रिसिएशन मेंशन की है पर आपकी वेजेज मिसिंग है। अब आपको जीपी दिया है 25%। तो इतनी जो टोटल कॉस्ट बनेगी आपकी वो है 75%। तो फर्स्ट लेट अस सी ऑन टोटल बेसिस। टोटल बेसिस पे देखिए आपको मटेरियल की कंजम्पशन है 450। मटेरियल लीजिए 450। वेजेज आपकी मिसिंग है तो ये हम बैलेंस शीट फिगर कैलकुलेट करेंगे अभी। देन वी आर गिवन डेप्रिसिएशन, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस,
So depreciation is given 60,000. Cash manufacturing expenses are 480. इसमें ये आपकी बन जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सेल जो नॉर्मल प्राइस पर है 12 + 6 18 लाख, उससे आप कैलकुलेट कीजिए वर्किंग जीपी। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं वर्किंग नोट के लिए। टोटल सेल्स हैं आपकी 12 + 6 18 लाख, इसमें से लेस कीजिए आप जीपी। जीपी आपको दिया 25%, ये है नॉर्मल सेल प्राइस के बेस पर। इसमें से 18 लाख इनको 25% 450। तो उसमें से आपकी ये टोटल COGS है वो होनी चाहिए आपकी 13,50,000। So let us write here total cost of goods sold की 13,50,000। ये जो डिफरेंस आएगा वो आपकी वेजी आ जाएगी। So let us say 1350 minus 480 minus 60 minus 450। So वेजी आर कमिंग 360। ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। इसमें अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, एक तो सेलिंग प्राइस डिफरेंट है एक्सपोर्ट का, उसको नॉर्मल सेल प्राइस पे कन्वर्ट किया, उससे रेशो निकाली हमने। फिर उस टोटल सेल से आपने जीपी निकाल के कॉस्ट निकाली। तो वंस पे गया तो टोटल कॉस्ट, उससे फिर हमने वेजी कैलकुलेट की बैलेंसिंग फिगर। अब हमने दोबारा अपनी इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करके हैं। अब हमें चाहिए कैश कॉस्ट ऑफ सेल, तो उसके लिए हमें चाहिए होम सेल और एक्सपोर्ट। तो इसी में 2 कॉलम बनाते हैं फॉर होम सेल एंड फॉर एक्सपोर्ट। तो रेशो है आपकी 2:1। इसमें जब जो भी एक्सपेंसिव है उसको डिवाइड करके हैं 2:1 में। मटीरियल दिस विल बी 3 लाख एंड 150, तो दिस इज 240 एंड 120। अब डेप्रिसिएशन को आप एक्सक्लूड कर लीजिए। सो दैट विल गेट कैश कॉस्ट ऑफ सेल। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 480 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 160 into 2 320। So this will be cash cost of production or cost of goods sold. This is cost of production and this is on a cash basis। अब ये कैश बेसिस पर आ गई है आपकी। दिस इज कमिंग 860 एंड दिस वन इज कमिंग 150 + 120 + 160 430। और कैश कॉस्ट ऑफ सेल के लिए अब आप ऐड कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन है 120, सेलिंग है आपके 60। सो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, देखो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है 120, ये टोटल बेसिस पर चल रहा है एंड 60। इसको भी डिवाइड किया आपने 2:1 में। दिस इज 80 एंड 40 एंड दिस इज 40 एंड 20। तो दिस विल बी कैश कॉस्ट ऑफ सेल। ये आपकी बन जाएगी कैश कॉस्ट ऑफ सेल। बस यही फिगर चाहिए आपको टू कैलकुलेट गेट कर से, और जो फिनिश कुछ है वो कैलकुलेट होगा ऑन बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दिस इज 980 एंड दिस वन इज 490। यदि आप सेल कंसीडर करते हैं तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेट अस से स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। So let us prepare statement of working capital. So first we have current assets. So in this first item is stock of raw material. So total raw material consumption 450 और स्टॉक आपको मेंटेन करने हैं दिस इज फॉर 1 मंथ स्टॉक। दिस इज कमिंग 37,500। देन वी हैव स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये हम कैलकुलेट करेंगे कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल है 860 + 430, दिस इज 1290।
और इसका भी पीरियड आपको मेंशन किया है 1 मंथ। सो 1/12, so this is 1290 divided by 12, this is coming 107,500. So can we have a getters for home sale and for export sale? होम सेल का पीरियड आपको दिया है 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, तो उसके लिए आपको ये कैश कॉस्ट टू सेल 980 इंटू 1/12। देन फॉर एक्सपोर्ट सेल कैश कॉस्ट टू सेल इज 490 और इसका पीरियड है 3/12। तो जैसे ये 980 डिवाइडेड बाई 12, जैसे ये 81,667 and 490 divided by 4, so 122,500. So then we have to keep a cash balance और एक आपको दिए सेल प्रमोशन एक्सपेंसिव पेड क्वार्टरली इन एडवांस, जिसे प्री पेड सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट वी हैव प्री पेड सेलिंग एक्सपेंसेज और सेलिंग ओवरहेड्स। ये आपको टोटल मेंशन किए हैं 60,000 लीडर पेड क्वार्टरली इन एडवांस। सो 60,000 इंटू 4 क्वार्टर्स हैं आपके 1/4 15,000। देन वी हैव टू कीप कैश बैलेंस। देखिए इसमें आपको मेंशन किया है कैश बैलेंस है आपका 125 इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट विच इज नॉट येट अवेल्ड, तो इसमें नेट कैश माना जाएगा आपका 125, उसमें से ओवरड्राफ्ट का आपको माइनस कर दीजिए। ये फैसिलिटी अभी आपने अवेल नहीं की है, सो वी हैव नॉट रिसीव दिस कैश, सो कैश बैलेंस वी हैव 50,000। सो दीज आर टोटल करंट एसेट्स। So this total is 37,500 plus 107,500 plus 81,667 plus 122,500 plus 65,000. This is 414,167। अब इसमें से आप माइनस कीजिए करंट लायबिलिटीज। सो फर्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स, इनका देखिए पीरियड आपको मेंशन किया है 2 मंथ से। सो दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल रॉ मटेरियल परचेज विच इक्वल टू कंजम्पशन। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेज, so total wages we have 360, so its a period is half month 0.5/12. Then we have outstanding manufacturing expenses, these are 120 and its a period is given 1 month. So these are our outstanding administration expenses also 1 month. Then we have outstanding administration. So manufacturing expenses per annum is 480, this is 480, and the manufacturing administration is 120, period is same 1 month. So this we are getting 450 divided by 6, 75,000 creditors, outstanding wages 360 divided by 12 into 0.5, this is 15,000, then 40,000 and 10,000. So these are total current liabilities 90 plus 50 140. Balance will be our working capital requirement. तो मीन्स इनका जो डिफरेंस आ रहा है किसी 414,167 माइनस 140, किसी वर्किंग कैपिटल 274,167। फिर इसमें आपको कॉन्टीजेंसी रिजर्व मेंटेन करना है विच इज 12%, तो यू ऐड 12% कॉन्टीजेंसी रिजर्व, सो इनटू 12%, दिस इज 32,900। So this is our working capital requirement.
307067। फिर एक इसमें आपको मेंशन किया है इनकम टैक्स पेबल है आपका, तो इसकी 1 इंस्टॉलमेंट फॉल्स इन नेक्स्ट ईयर, टोटल है 150। तो लेस कर लीजिए आप टैक्स पेबल। सो आफ्टर एडजस्टिंग दिस यू विल गेट टू वर्किंग कैपिटल आफ्टर टैक्स। सो टोटल टैक्स आपको मेंशन किया है 150, और ये आपको पे करना था 1 इंस्टॉलमेंट पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो 1 इंस्टॉलमेंट आपकी फॉल कर रही है नेक्स्ट ईयर में, तो किसी 37,500। बैलेंस है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर टैक्स। तो देखो नॉर्मली जो टैक्स होता है वो फिक्स है जो आपको पे करने हैं, उसके लिए हमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो दिस विल बी 307067 माइनस 37,500। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 269,567। So next let us see problem number 11. So in this question data given is Electronics Devices Limited sells goods to domestic market on a gross profit of 25% on sale without considering depreciation. Its estimates for the next year आ रहा है जो फॉलो है। तो इसमें हम डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं, उसमें जीपी है 25%। आपको डाटा दिया है सेल्स है डोमेस्टिक मार्केट एट 2 months क्रेडिट 1600 lakhs, एक्सपोज सेलिंग प्राइस है 10% बिलो होम प्राइस एट 3 months क्रेडिट, और इसमें भी एक्सपोज सेल्स है और उसका सेलिंग प्राइस है 10% बिलो होम प्राइस और इसका पीरियड है 3 months। ये आपको दिए 540 की। पर जो जीपी दिया है वो हमें डोमेस्टिक सेल के बेस पर दे रखा है। तो कॉस्ट दिए हैं, मटेरियल्स हैं, वेजेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल प्रमोशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और साथ में इनके पीरियड्स हमें मेंशन किए हैं। इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक ऑफ ईच ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, कैश बैलेंस 20 लाख इज आल्सो मेंटेन, डेटर्स आर वैल्यूड एट COGS। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि डेटर्स को हम वैल्यू कर रहे हैं COGS के ऊपर, और COGS होती है आपकी जो सेल प्राइस है माइनस जीपी। अब जो जीपी लिया है वो डोमेस्टिक सेल का लिया है, एक्सपोर्ट सेल का नहीं लिया है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ मीन्स इसमें रेशो की ज़रूरत नहीं है एक्सपोर्ट सेल और होम सेल की, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैश कॉस्ट हमें नहीं निकालनी है, सिर्फ COGS चाहिए आपको। तो यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होगा कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कुछ मीन कैश कॉस्ट मीन्स डेटर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर आएंगे, बाकी एक्सपेंसिव हमारे नॉर्मल है, डेप्रिसिएशन है नहीं। तो पहले देखो COGS कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास देखिए डोमेस्टिक सेल है, तो इसको हम लेते हैं सेल एट नॉर्मल प्राइस। हाउ मच इज सेल, रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं इसमें। डोमेस्टिक सेल आपको दिया है 1600 लैक्स की, यानी एक्सपोर्ट सेल जिसे जो 540 लैक्स, तब ये जो 540 है आपका जिसे क्या कि 90%, इसको बना लीजिए एट 100%, क्योंकि ये 10% बिलो नॉर्मल प्राइस है। सो दिस इज कमिंग 600। अब इससे इनकी COGS आ जाएगी। जीपी है आपका 25% ऑन सेल, तो उसमें COGS है कि 1600 की 75%, तो दिस इज कमिंग 1200, और 600 आल्सो यू टेक 75%, दिस इज कमिंग 450। बस इसके बेस पर अब आपको डेटर्स कैलकुलेट करनी है। नाउ वी कैन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स ये भी इसमें एक गुड पॉइंट है इस क्वेश्चन में। जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा हमने, ये मैंने दोनों क्वेश्चन साइड बाय साइड किए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में था डेटर्स हम कैलकुलेट कर रहे थे कैश कॉस्ट ऑफ सेल, और इसमें हम कर रहे हैं कैलकुलेट ऑन COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो लेट अस सी स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। रुपीज आपके लैक्स में है। फर्स्ट वी हैव करंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की देखो कंजम्पशन दी है, मटेरियल्स आपके यूज हो रहे हैं 600, और उसका पीरियड है 2 months, दैट इज 100 लाख। देन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स आपको कंसीडर करनी है
जैसे जो ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप देखो मटेरियल हैं, वेजेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको ऐड कर रखे हैं। तो दिस इज बिकमिंग 1600। तो मटेरियल 600 ही है आपको, वेजेज हैं आपकी 400, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर दिस इज 600। So finished goods be calculated on 600 plus 400 plus 600, 1600। और इसका पीरियड आपको मेंशन किया है, दिस इज आल्सो 1 मंथ। सो मटेरियल का पीरियड भी 1 मंथ ही है आपका। सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट करंट एसेट्स। इसमें सबसे पहले है आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखो कंजम्पशन दी है आपको, दिस इज 600 लाख एंड पीरियड इज अवर 1 मंथ, तो दिस इज कमिंग 50 lakhs। Then we have a stock of finished goods। फिनिश goods हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल इज बिकमिंग 600 प्लस 400 प्लस 600, तो दिस इज 1600। इसका पीरियड आपको दिया है 1 मंथ। तो स्टॉक ऑफ फिनिश goods 1600 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 133.33। देन वी हैव डेटर्स। तो ये आपको कैलकुलेट करनी है ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, डोमेस्टिक सेल की 1200, जिसे डोमेस्टिक एंड देन एक्सपोर्ट, जिसे 1200। और इसका जो पीरियड आपको दिया है जिसे 2 मंथ्स, तो जिसे ये 200। और जो एक्सपोर्ट सेल है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 450 और इसका पीरियड है आपका 3 मंथ्स। तो 450 डिवाइडेड बाई 4, 112.50। देन कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है ऑफ 20 lakhs। और एक आपके हैं सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, प्री पेड सेलिंग एक्सपेंसेस। सेल्स के एक्सपेंसेस आपको मेंशन किए हैं 80 और 4 क्वार्टर्स हैं आपके, इट इज 1/4 20। कैश बैलेंस भी आपको मेंटेन करना है, दिस इज आल्सो 20 lakhs। So this will be total current assets। So this is total is coming 535.83। So it means we get to total current assets 535.83 less current liabilities। तो इसमें आपको मेंशन किया है सबसे पहले है सप्लायर एक्सटेंड टू 2 मंथ्स क्रेडिट, तो यू गेट टू क्रेडिटर्स। मटीरियल है आपकी परचेज 600, 2 मंथ्स क्रेडिट, 2/12 गेट इज 600। देन वी हैव वेजेज पेड हाफ मंथ इन एरियर, आउटस्टैंडिंग वेजेज। टोटल वेजेज हैं 4 मंथ एंड हाफ मंथ इन एरियर 0.5/12। So this is coming 400 divided by 24, 16.67। Then we have outstanding manufacturing expenses. These are paid 1 month in arrear. Total is 600. 1/12. So this is coming 50. Then outstanding administration expenses. So these are 200 paid 1 month in arrear into 1/12. So this is coming 16.67। So then we get to balance is our working capital requirement। So balance is our working capital requirement। So this is 535.83, so minus 116.67 minus 66.67, so this is 352.49। तो आप राउंड भी कर रखे हैं 352.250 रुपीज़ आपके चलते हैं लैक्स में।
सी रिक्वायरमेंट को वर्किंग कैपिटल, तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। उस लेक्चर में कुछ हमने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।